नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य सरकार। राज्य सरकार में हम विधानसभा और विधान परिषद के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज बात करेंगे विधानसभा के कार्य या हम कह सकते हैं विधानसभा की शक्तियाँ। और विधानसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में उल्लेख करने से पहले हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल के साथ। तेरे पसीने की हर बूंद को, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। दोस्तों, आज बात करते हैं विधानमंडल के कार्य और शक्तियों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे साधारण विधेयक के बारे में। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक दोस्तों अच्छे से समझने की कोशिश करना कि साधारण विधेयक क्या होता है और साधारण विधेयक कौन से सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों याद रखना, साधारण विधेयक हमेशा हम कह सकते हैं विधानमंडल के किसी भी सदन में, विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों याद रखना, साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानमंडल के हम बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल के दोस्तों अंग कितने होते हैं? तो विधानमंडल के अंग तो 3 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन बात करें विधानमंडल के सदनों की तो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो हम साधारण विधेयक को हम विधानसभा और बात करें हम विधान परिषद की, विधान परिषद, दोनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना, साधारण विधेयक को विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। हम साधारण विधेयक को विधानसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं पहले, और विधान परिषद में भी पहले प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना, अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक है, अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक है और हमने पहले प्रस्तुत किया है, मान लो विधानसभा में कोई साधारण विधेयक हमने कहां पर प्रस्तुत कर दिया, पहले विधानसभा में, तो विधानसभा में पारित होने के बाद ये साधारण विधेयक है, ये जाता है दोस्तों विधान परिषद में। अगर कोई साधारण विधेयक हमने पहले विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया और विधानसभा इस साधारण विधेयक को पारित कर दे, तो विधेयक दोस्तों कहां पर जाएगा? विधान परिषद में। और साधारण विधेयक को दोस्तों याद रखना, विधान परिषद को 3 माह के अंदर पारित करना होता है। साधारण विधेयक को विधान परिषद 3 माह में क्या करेगी? पारित करेगी। अगर विधान परिषद 3 माह तक किसी साधारण विधेयक को पारित नहीं करे या दोबारा पुनर्विचार के लिए वापस कहां पर भेज दे इसको? विधानसभा में। दोस्तों याद रखना,
अगर विधान परिषद किसी विधेयक को वापस भेज दे पुनर्विचार के लिए कहाँ पर, विधानसभा में, और विधानसभा उस साधारण विधेयक पर या उस साधारण विधेयक में संशोधन करे या नहीं करे, अगर वापस पारित करके विधान परिषद में भेज दे तो विधान परिषद इसे 1 माह तक रोक सकती है, 1 माह तक रोक सकती है। और 1 माह के बाद यह चाहे विधान परिषद साधारण विधेयक को पारित करे या ना करे, यह विधेयक अपने आप ही पारित हो जाता है। विधान परिषद इस 1 माह के अंदर साधारण विधेयक को पारित करे या ना करे, यह अपने आप ही क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। अगर क्वेश्चन आ जाए साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, तो दोस्तों याद रखना 3 माह प्लस 1 माह है, अधिकतम 4 माह है, अधिकतम 4 माह रोक सकती है। साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह, और कुल महीनों की हम बात करें तो कुल 4 महीनों तक साधारण विधेयक को रोक सकती है। अगर 4 माह के अंदर विधान परिषद इस विधेयक को पारित नहीं करे तो यह विधेयक अपने आप पारित हो जाता है, क्योंकि राज्यों के अंदर, दोस्तों याद रखना, क्योंकि राज्यों के अंदर साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राज्यों के अंदर साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों याद रखना, जब हम लोकसभा, राज्यसभा और संसद पढ़ते हैं और अगर बात करते हैं केंद्र की, तो केंद्र में अधिकतम राज्यसभा 6 माह तक साधारण विधेयक को रोक सकती है, 4 माह प्लस 2 माह। अगर 6 माह के अंदर राज्यसभा साधारण विधेयक को पारित नहीं करे तो उस पर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं या बुलाई जा सकती है, लेकिन राज्यों के अंदर साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आगे ध्यान देना दोस्तों, हम बात कर चुके हैं कि अगर साधारण विधेयक पहले किस सदन में रखा जाए, विधानसभा में। तो हम बात कर चुके हैं कि साधारण विधेयक पहले कहां पर प्रस्तुत किया जाए, विधानसभा में। अगर इस साधारण विधेयक को हम बात करें, पहले हम प्रस्तुत करते हैं कहां पर, विधान परिषद में। अगर साधारण विधेयक को विधान परिषद में पहले प्रस्तुत किया जाता है और विधान परिषद इस साधारण विधेयक को प्रस्तुत कर कहां पर भेजेगी दोस्तों, विधानसभा में। अगर कोई साधारण विधेयक पहले विधान परिषद में रखा जाता है और विधान परिषद इस विधेयक को पारित करके कहां पर भेजती है दोस्तों, विधानसभा में। अगर विधानसभा इस साधारण विधेयक से सहमत नहीं हो, तो यह विधेयक समाप्त, वहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर पहले साधारण विधेयक विधान परिषद में रखा जाता है और बाद में विधान परिषद से पारित करके कहां पर भेजती है, विधानसभा में। अगर इस विधेयक पर या इस विधेयक से विधानसभा सहमत न हो तो यह विधेयक यहीं पर ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक
धन विधेयक। दोस्तों हम पीछे भी धन विधेयक के बारे में सामान्य सी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब आज बात करते हैं धन विधेयक। दोस्तों याद रखना, धन विधेयक हमेशा विधानसभा में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि धन विधेयक हमेशा राज्य विधानमंडल में प्रथम या धन विधेयक हमेशा राज्य विधानमंडल में किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों, धन विधेयक हमेशा राज्य विधानमंडल में विधानसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को विधान परिषद में नहीं रखा जाता है। दोस्तों याद रखना, धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों आगे बात याद रखना, अनुच्छेद 199 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 199 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। विधानसभा का अध्यक्ष दोस्तों निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक है या नहीं। दोस्तों याद रखना, धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 199 के तहत विधानसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। दोस्तों याद रखना, आगे धन विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन तक रोक सकती है। केवल 14 दिन तक रोक सकती है। केवल 14 दिन तक रोक सकती है। दोस्तों याद रखना, धन विधेयक को विधान परिषद केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन के अंदर विधान परिषद धन विधेयक को पारित नहीं करे तो यह अपने आप पारित हो जाता है। दोस्तों याद रखना, 14 दिन के भीतर अगर विधान परिषद धन विधेयक को पारित नहीं करे तो यह धन विधेयक अपने आप ही पारित हो जाता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, धन विधेयक हमेशा, दोस्तों याद रखना, धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की पूर्वानुमति के आधार पर रखा जाता है। दोस्तों समझने की कोशिश करना, धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए
धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। दोस्तों याद रखना, धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर? विधानसभा में। और धन विधेयक का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों धन विधेयक के बारे में ही, कि धन विधेयक को राज्यपाल देखो राज्यपाल के पास धन विधेयक के बारे में क्या क्या शक्तियां होती है, कि धन विधेयक को राज्यपाल देखो क्या कर सकता है? पारित कर सकता है। क्या कर सकता है? पारित करता है, या अपने पास रोक सकता है, या अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। लेकिन धन विधेयक को राज्यपाल, दोस्तों याद रखना, लेकिन धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नहीं लौटा सकता। दोस्तों याद रखना, धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधान परिषद इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अगर धन विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित होने के बाद दोस्तों कहां पर जाता है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल इस धन विधेयक को अनुमति दे सकता है, इसे अपने पास रोक कर रख सकता है, इसे अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों अब ध्यान देना आगे, धन विधेयक को विधान परिषद न तो वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, धन विधेयक को विधान परिषद न तो वापस संशोधन के लिए भेज सकती है और न ही इसे अस्वीकार कर सकती है। दोस्तों याद रखना, धन विधेयक को हम बात करें कि धन विधेयक को विधान परिषद न तो वापस संशोधन के लिए भेज सकती है, भेज सकती है, और न ही दोस्तों याद रखना, धन विधेयक को विधान परिषद न तो संशोधन के लिए भेज सकती है और न ही इसे अस्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। दोस्तों याद रखना, धन विधेयक को विधान परिषद न तो वापस विधानसभा में संशोधन के लिए भेज सकती है और न ही इसे अस्वीकार कर सकती है, क्योंकि धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे कि विधानसभा
विधानसभा के और क्या कार्य होते हैं। हम पढ़ रहे हैं विधानमंडल के कार्य, और विधानमंडल में हम देख रहे हैं दोस्तों तो विधानसभा का और कार्य क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं चुनाव संबंधी कार्य, चुनाव संबंधी कार्य, चुनाव संबंधी कार्य। दोस्तों याद रखना, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो किन किन के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों याद रखना तीन बातों को। हम बात करें एक नंबर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। दोस्तों याद रखना विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों याद रखना विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों याद रखना विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में, सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों याद रखना विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। और दोस्तों आगे हम बात करें तो दोस्तों याद रखना विधानसभा के एक तिहाई सदस्य, दोस्तों याद रखना सुनिए विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के, विधान परिषद के, विधान परिषद के एक तिहाई सदस्यों को चुनते हैं। विधान परिषद के एक तिहाई सदस्यों को चुनते हैं। दोस्तों याद रखना विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधान परिषद के एक तिहाई सदस्यों को चुनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो किन किन के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों याद रखना विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। और विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को या एक तिहाई सदस्यों को चुनते हैं। आगे हम दोस्तों बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे दोस्तों चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद। दोस्तों आगे हम बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद का कोई भी सदस्य
विधानसभा और विधान परिषद का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकता है। दोस्तों याद रखना, चाहे सदस्य विधान परिषद का हो चाहे सदस्य विधानसभा का हो, इन दोनों सदनों का कोई भी सदस्य कोई भी मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। दोस्तों याद रखना, मुख्यमंत्री बनने के लिए उसे विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना जरूरी है। दोस्तों चाहे वो सदस्य हो विधान परिषद का, अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद का है और उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो दोस्तों याद रखना, उसे विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना अनिवार्य है। उसे विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना जरूरी है। दोस्तों याद रखना, कोई भी व्यक्ति चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो चाहे वो विधान परिषद का सदस्य हो, वो मंत्री बन सकता है, वह मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उसे विधानसभा में बहुमत दल का नेता होना जरूरी है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं। देखो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों याद रखना, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होती है, तो एक क्वेश्चन आता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों सामूहिक रूप से तो मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से तो मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन हम बात करें कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि विधानमंडल के और क्या कार्य हो सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, अगला कार्य है संविधान संशोधन। को अनुमोदन करना। संविधान संशोधन को अनुमोदन करना। दोस्तों याद रखना कि हम संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। हम संविधान में 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो दोस्तों याद रखना, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान में संशोधन दोस्तों 3 प्रकार से किया जा सकता है। हम बात करें दोस्तों एक साधारण बहुमत से हम बात करें 2 नंबर विशेष बहुमत से
और दोस्तों हम बात करें विशेष बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति से आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। दोस्तों याद रखना, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 368 के तहत हम बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 प्रकार से संशोधन किया जाता है, 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक तो विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, और दूसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, विशेष बहुमत से, और दोस्तों याद रखना, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।